आज से ठीक 13वें दिन उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का जो प्रचार है वो वास्तविकता में आज यानी कि 1 नवंबर से ही जोर पकड़ेगा। बीच में जो ये दिवाली का हफ्ता रहा उसमें प्रत्याशी के समेत जनता भी व्यस्त रही, तो अब वास्तविकता में जो माहौल है वो चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि गाजियाबाद की सीट पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां 5 कोणीय मुकाबला है। मुख्य मुकाबला तो पहले 2-3 नंबर की पार्टियों में ही होता है, लेकिन 5 यहां पर ठीक ठाक मजबूत प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और ये जो सीट है, अगर हम आजादी के बाद के आंकड़ों की बात करें तो यहां भाजपा 6 बार अब तक चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी अमूमन यहां 4 बार आजादी के बाद चुनाव जीती है। ये पुरानी विधानसभा है, 1951 के डिलिमिटेशन में ही, परिसीमन में ही अब गाजियाबाद विधानसभा का निर्माण हो गया था। और तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस भाजपा के बीच में लगातार मुकाबला रहा और 77 के बाद जो है भाजपा की पकड़ यहां मजबूत होती है। हालांकि तब भी एक आध बार कांग्रेस तो एक बार बीएसपी ने भी यहां पर बाजी मारी है। यहां जो निर्णायक वोट होता है गाजियाबाद विधानसभा सीट में, वो दलितों और मुसलमानों के पास होता है। दलित मुस्लिम अगर एक मुश्त वोट करें तो वो हार जीत का फैसला कर सकते हैं, लेकिन यहां 5 कोणीय मुकाबला है और इसीलिए मैं ये आंकड़े आपके लेकर आया हूं। पिछले 3 चुनावों की आंकड़ों की बात करेंगे और जातीय समीकरण आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट के आखिर में सारे आंकड़ों को सुनने के बाद, सारे विश्लेषण को सुनने के बाद आपको बताना यह है कि आपको क्या लगता है कि इस सीट पे क्या कुछ होगा। एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि लोकसभा में भाजपा ने यहां बाजी मारी थी और अतुल गर्ग जो कि विधायक थे गाजियाबाद सदर के, वो भाजपा के सांसद बन गए गाजियाबाद लोकसभा की सीट से और ये सीट खाली हो गई। और इस समय जो प्रत्याशी हैं अमूमन आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ 5 जाने माने प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय नाम है। हालांकि मुख्य मुकाबला तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही रहा है हमेशा, लेकिन फिर भी ये सारे प्रत्याशी हार जीत तय करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे समीकरण रहा है उसके हिसाब से बीजेपी जो है इस बार इस सीट को जीतना चाहती है, रिटेन करना चाहती है। प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सिंहराज जाटव हैं और समाजवादी पार्टी ने यहां पर दलित कार्ड खेला है। उन्होंने जनरल सीट पर एक दलित समाज के प्रत्याशी को उतार दिया है। सिंहराज जाटव जो हैं, उनका प्रयास ये है, सपा का प्रयास ये है कि यहां पर उनको दलित वोट अगर मिल जाता है तो मुस्लिम वोट जो है वो अपना मान के चल रहे हैं। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो हैं एआईएमआईएम के रवि गौतम वो प्रत्याशी हैं जिनको बसपा चुनाव मैदान में उतार रही थी। उनके नाम की घोषणा भी हुई थी, आपको याद होगा एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बसपा के आला प्रभारी आए थे, उनको घोषित किया गया, कार्यकर्ता मौजूद थे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर बाद में खबर यह है कि वो टिकट उनका कट गया या फिर जो भी कुछ हुआ, नतीजा यह है कि रवि गौतम जो हैं वो एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसीलिए ये जो वोट एआईएमआईएम के पास जाएगा, इसका किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि बसपा पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि वो वोट काटने का प्रयास करती है, लेकिन बसपा इस सीट को जीती हुई है। और यहां अगर आप देखेंगे पहले दूसरे नंबर की जो सीट पार्टियां रहेंगी, उसके अलावा सभी पार्टियां किसी न किसी का वोट तो काटेंगी। राजनीति में हर जगह होता है, लेकिन केवल बसपा को ही इसके लेकर टारगेट किया जा रहा है। भाजपा के संजीव शर्मा मैदान में है और आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बताना जरूरी है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने यहीं के ही गाजियाबाद के स्थानीय नेता सत्यपाल चौधरी को, जो कि जाट समाज से संबंध रखते हैं और बसपा में लंबे समय तक रह चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। प्रवक्ता के रूप में वो टीवी चैनलों की डिबेट में भी आया करते थे। सत्यपाल चौधरी आजाद समाज पार्टी में लंबे समय से बने हुए हैं, राजस्थान का प्रभार वो अमूमन देख रहे थे और इस वक्त वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहां बनाए गए हैं। बीएसपी की तरफ से परमानंद गर्ग जो हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है और रवि गौतम के टिकट के बाद परमानंद गर्ग को टिकट यहां पर मिला है, क्योंकि बीएसपी यहां पहले भी जो वैश्य समुदाय है
उस समुदाय से अपना विधायक सुरेश बंसल के रूप में जिता चुकी है। एक बार नजर डाल लेते हैं 1957 से लेके क्या कुछ हुआ। पहले चुनाव जो हुए 57 में हुए और 57 और 62 के चुनाव में तेजा सिंह के रूप में कांग्रेस पार्टी के यहाँ विधायक बनते हैं। उसके बाद 1967, 69 और 74, 74 में प्यारेलाल यहां से विधायक बनते हैं तीन अलग अलग पार्टियों से। 67 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से, 69 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से 74 में। उसके बाद राजेंद्र चौधरी बनते हैं जनता पार्टी से, सुरेंद्र कुमार मुन्नी कांग्रेस पार्टी से और फिर कृष्ण कुमार शर्मा और उसके बाद सुरेंद्र कुमार मुन्नी दोबारा कांग्रेस पार्टी से 85 और 89 में। 1991, 1993 और 1996 में बालेश्वर त्यागी भाजपा के लगातार 3 बार के यहाँ विधायक बनते हैं और फिर 2002 में सुरेंद्र प्रकाश गोयल कांग्रेस पार्टी के जीत दर्ज करते हैं। फिर 2004 में समाजवादी पार्टी और उसके बाद 2007 में सुनील कुमार शर्मा भाजपा के और सुरेश बंसल जो हैं 2012 में बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर विधायक बनते हैं। उसके बाद 17 और 22 में अतुल गर्ग यहाँ पर चुनाव मैदान में विधायक के रूप में चुने गए। तो ये जो है कुल मिलाकर आंकड़े हैं। अगर हम बात करें 22 के विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग को 61% वोट मिला था और उनको 1.5 लाख मत के साथ वो विजयी रहे। ये बड़ी विधानसभा में आपको बता दूं क्योंकि 51% की यहाँ 52% की वोटिंग होती है जो कि 2,44,000 बैठती है। यानी कि आप अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 5 लाख यहां मतदाता था, तभी 2,44,000 अमूमन 52% बैठा। तो 5 लाख की ये विधानसभा सीट है, बड़ी विधानसभा है। इसके बगल की साहिबाबाद भी बहुत बड़ी विधानसभा है। और समाजवादी पार्टी को 2022 में विशाल शर्मा जो है 44,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहते हैं और बीएसपी के कृष्ण कुमार तीसरे नंबर पर रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के सुशांत गोयल 11,000 यानी कि 4% वोट 2022 में कांग्रेस को मिलता है, 13.3% वोट बीएसपी को मिलता है तीसरे नंबर पे 2022 में। और समाजवादी पार्टी को विशाल शर्मा को 44,000 वोट मिलता है जो कि 18% बैठता है। तो ये कुल मिलाकर 2022 का हिसाब किताब था। 2017 की हम बात करें तो अतुल गर्ग जीते थे उसको तब भी, और तब उस समय उन्हें 55% का वोट मिलता है जो कि 1,24,000 बैठता है और उनको एक तरह से 26% वोटों का इजाफा होता है पिछली बार के मुकाबले। बसपा के सुरेश बंसल जो कि पूर्व विधायक थे वो 23% वोट के साथ 53,000 वोट पाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर के शर्मा 39,000 लगभग 40,000 वोट मिलता है जो कि 17.5% बैठता है। और कांग्रेस पार्टी 17.5% वोट के साथ यहां पर तीसरे नंबर पर रहती है। आरएलडी के प्रत्याशी को भी 1% से कम 2,000 वोट मिलता है। अब बात करें 2012 की अगर, तो 2012 में सुरेश बंसल जब जीते थे तब 1,81,000 54% वोट पड़ा था, यानी कि 54% 1,81,000 वोट पड़ा। तो अमूमन उस समय 3,60,000 के आसपास यहां वोट रहा होगा। और बसपा 35% वोट लेती है। बीजेपी के अतुल गर्ग जो कि बाद में लगातार 2 बार जीते, उनको मिलता है 52,000 वोट जो कि 28% बैठता है। और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र प्रकाश गोयल 20% वोट के साथ 37,000 वोट प्राप्त करते हैं। समाजवादी पार्टी के पवन शर्मा को तब 9.46 यानी 17,000 वोट 9.5% वोट मिलता है। तो ये हैं अमूमन, आपने सुन लिया आंकड़े गाजियाबाद के पिछले 3 चुनावों के। और अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो रहा है इस बार, क्योंकि इस बार लाइन पार का मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई लाइन पार जो है उपेक्षित रहा, लाइन पार से नुमाइंदगी नहीं मिली। ये लाइन है असल में रेलवे की लाइन जिसके पार जो है बहुल्य इलाका है जहां पे दलित मुस्लिम आबादी भी है और वहां विकास की समस्याएं हैं, मसलन शिक्षा की या उच्च शिक्षण संस्थान या स्कूलों का अभाव है, सड़कों का या साफ सफाई का, या मोटे तौर पर वहां विकास जो है उतना विजिबल नहीं है। और लोग जो है इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बार लाइन पार से विधायक होगा। वैसे बता दूं मैं आपको कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं परमानंद गर्ग, वो भी लाइन पार से ही संबंध रखते हैं। बात करें जातीय समीकरण की, तो दलित आबादी अमूमन 80,000 के आसपास है। ब्राह्मण वोटर जो है वो 50 से 55,000 है। ओबीसी जो वोटर है मिला जुला 35,000 के आसपास है, जबकि जो वैश्य
ओबीसी 45,000 है, वैश्य समुदाय 35,000 है, मुस्लिम वोटर भी 35 से 45,000 के बीच है, क्षत्रिय ठाकुर समुदाय का जो वोटर है 25,000 है, पंजाबी 14,000, यादव 12,000, जाट 10,000। फिर बाकी जो अन्य जातियां हैं जो कि SC या ST से SC या OBC संबंध रखती हैं, मसलन सुनार 8,000, गुर्जर वोटर 7,000, कायस्थ 7,000, त्यागी वोटर भी 5,000 और कुछ ईसाई वोटर 2,000 के आसपास यहां मौजूद हैं। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि आपको पता लग गया कि यहाँ 5 प्रत्याशी हैं। वैसे तो कुल मिला के यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट हैं और इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, कुछ छोटे छोटे दल भी हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में ही है। AIMIM और ASP भी अच्छा वोट लेंगे। अब सारी की सारी जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि कौन सा वर्ग एक मुश्त वोट करता है, करने की क्षमता रखता है, कौन स्ट्रेटेजिक वोट कर सकता है। और जो लगातार ग्राउंड से चीजें निकल के आ रही हैं, हम भी अब ग्राउंड पे जाएंगे क्योंकि अब चुनाव माहौल गरमाएगा और उसमें ये निकल के आ रहा है कि एक बड़ा तबका जो है बीजेपी को हराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये तो कई चुनावों में हुआ है, मसलन हरियाणा में भी ये हुआ कि चारों तरफ से खबर ये आ रही थी कि बीजेपी को हराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अंततः बीजेपी वहां सरकार बनाती है। अब ये बीजेपी की ही जीती हुई सीट है, बीजेपी चाहेगी इसको रिटेन करना, लेकिन क्या यहां पर PDA चलने वाला है या यहां पर BSP का जो वैश्य वोटरों की तरफ जो एक साधने का प्रयास है प्लस दलित वोट जो है, क्या वो उनको मिलता है? ये सारे फैक्टर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। रवि गौतम खुद दलित समुदाय से हैं, जाटव समाज से वो संबंध रखते हैं, AIMIM के टिकट पे चुनाव मैदान में हैं और बड़ा वोट यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का मौजूद है। ऐसे में ये सारे समीकरण जो हैं वो इशारा तो ये करते हैं कि जो गैर भाजपा वोटर है, जो भाजपा के विरोध में पड़ने वाला वोट है, उसमें कई सारे एक तरह से बंटवारा होने की संभावनाएं हैं और अगर बीजेपी अपना वोट इंटैक्ट रखती है तो इस सीट पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपका विश्लेषण है? आपने सारे आंकड़ों को सुना, मुझे कमेंट करके बताइए। हम खैर गाजियाबाद के बाद आगे चल के मीरापुर और फिर उसके बाद अन्य विधानसभाओं का भी विश्लेषण आपके सामने लेके आएंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।